Hello guys, how are you? Today we are going to talk about the dental elevators. What are the indications for use? They are used to reflect the mucoperiosteal membrane या फिर हमें लग्जेट करना हो या रिमूव करना हो टीथ को विच कैन नॉट बी एंगेज्ड बाय फोर्सेप्स क्योंकि काफ़ी बार जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, रूट स्टम्स होती हैं उनके लिए। थर्ड इज़ टू रिमूव caries और fractured roots और loosen teeth prior to application of forceps या फिर कोई split teeth है जिसमें grooves हैं प्लस रिमूव इंट्रा रेडिकुलर बोन, तो इसके लिए हम एलिवेटर्स का यूज़ करते हैं। अगर कोई फर्म टूथ है तो उसके लिए हम फोर्सेप का यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिकेशंस क्या क्या हैं टीथ रिमूव करने के लिए और रूट्स को रिमूव करने के लिए। अगर टीथ को रिमूव करना है तो इसके इंडिकेशंस हैं इम्पैक्शंस में ये यूज़ होता है जब हम अनेबल होते हैं टू एंगेज द टूथ विद फोर्सेप्स या फिर मालपोस टीथ, इम्पिंजिंग प्रेशर ऑन एडजेसेंट टीथ या डिकेड टीथ है या आपके टिल्टेड टीथ हैं, उसके लिए ये आपको काम आएगा। रूट्स में रूट अगर फ्रैक्चर है जिंजाइवल लाइन पे, मिडिल लेंथ पे, एपिकल थर्ड पे रूट्स या फिर एल्वियोलस में रह गई हैं, पहले किसी ने एक्सट्रैक्शन की थी लेकिन रूट रह गई है, उसके लिए हम लोग ये एलिवेटर्स का यूज़ करते हैं। ये अब आप इसमें देख ही सकते हैं कि म्यूकोपेरियोस्टियम को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है एलिवेटर से, या फिर फ्रैक्चर टूथ और रूट को कैसे हटाते हैं टू रिमूव द इंट्रा रेडिकुलर बोन या फिर टू लग्जेट द टूथ। अब रूल्स कैसे कौन से फॉलो करने हैं आपने, कभी भी एडजेसेंट टूथ को एज अ फलक्रम मत यूज़ करो, नहीं तो वो भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, वो भी मोबाइल हो जाएगा। नेवर यूज़ बक्कल प्लेट एट द जिंजाइवल लाइन एज फलक्रम एक्सेप्ट इन ओडेंटोटमी। नेवर यूज़ लिंगुअल प्लेट एट जिंजाइवल लाइन एज फलक्रम, क्योंकि बक्कल प्लेट और लिंगुअल प्लेट ये काफ़ी ज़्यादा थिन रहती हैं। हमेशा फिंगर गार्ड्स को यूज़ करो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लिपिंग, ताकि कि स्लिप ना हो जाए आपका जो एलिवेटर है। कंट्रोल फोर्सेस और प्रेशर एक्सर्टेड इन द करेक्ट डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि आपने प्रेशर दिए ही जाना है और बिल्कुल बहुत सारा प्रेशर दे देना है, बहुत सारे फोर्सेस लगा देना है, ऐसा नहीं है। आपने कंट्रोल रखने हैं अपने। ऑलवेज एलिवेट फ्रॉम द मीजियल साइड ऑफ द टूथ, हमेशा मीजियल साइड से स्टार्ट करना है। व्हेन कटिंग थ्रू द इंटरसेप्टल बोन, नोट टू एंगेज एडजेसेंट टूथ रूट एंड फोर्स इट आउट ऑफ द सॉकेट। आपने डिस्टल साइड से इसलिए स्टार्ट नहीं करना है कि अगर लास्ट मोलर है तो वहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं आपको सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। नेक्स्ट इज़ कनकेव फ्लैट सरफेस ऑफ द एलिवेटर फेसेस द टूथ और रूट टू बी एलिवेटेड, और हमें लग्जेटर को एज अ लीवर कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो ये रूल्स हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं और ये फॉलो करने ही हैं। नेक्स्ट इज़ द हैज़र्ड्स ऑफ यूजिंग एलिवेटर्स। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके। हम हो सकता है कि साथ वाले एडजेसेंट टीथ को हम लोग डैमेज कर दें, या फिर हम मैक्सिला या मैंडिबल को फ्रैक्चर कर दें, या फिर एल्वियोलर प्रोसेस हमारी फ्रैक्चर हो जाए, या फिर गलती से हमारा एक्सीडेंटल पेनिट्रेशन ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ में परफोरेट ग्रेटर ब्लड वेसल्स, या फिर रूट और थर्ड मोलर को हम एंट्रम में फोर्स कर दें, या फिर फोर्सिंग अपाइकल थर्ड ऑफ रूट ऑफ मैंडिबुलर मोलर इनटू मैंडिबुलर कैनाल और लिंगुअल प्लेट और टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस। अब हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एलिवेटर में। 3 कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक ब्लेड होता है, एक शैंक होता है और एक हैंडल होता है। अब ब्लेड कौन कौन से टाइप के होते हैं। ब्लेड एक स्ट्रेट टाइप का आता है जिसमें स्ट्रेट एलिवेटर कहते हैं, जिसको एक ट्रायंगुलर टाइप का आता है जिसको क्रायर एलिवेटर कहते हैं, एक पिकअप टाइप का आता है जिसको हम एपाइकल पिक ब्लेड कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ब्लेड्स हैं आपके। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट टाइप का जो होता है वो कैसा होता है। जो स्ट्रेट है वो मोस्ट कॉमनली यूज टू लग्जेट टीथ, एंड इसका जो ब्लेड होता है वो कनकेव सरफेस ऑन वन साइड होता है। और अभी हमने देखा है कि कनकेव सरफेस को हम हमेशा रूट की साइड पे रखते हैं। ये स्मॉल टाइप में नंबर 301, लार्ज टाइप नंबर 34S, 46, 77 आर। ब्लेड एट एन एंगल फ्रॉम द शैंक फॉर यूज इन पोस्टीरियर टीथ,
इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं स्ट्रेट में मिलर्स एलिवेटर, पोर्ट्स एलिवेटर। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेट एलिवेटर है जिसका एक कनकेव सरफेस है ब्लेड का। फिर आते हैं ट्रायंगुलर और पेनेट शेप्ड, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, ये पेयर्स में आता है आपका राइट एंड लेफ़्ट। इसको कब हम यूज़ करते हैं, जब कोई ब्रोकन रूट रह जाती है सॉकेट के अंदर और या फिर साथ वाला जो सॉकेट है वो एम्प्टी पड़ा होता है। इसमें एग्जांपल आपका आता है क्रायर्स एलिवेटर। देन आपका आता है पिकअप टाइप एलिवेटर्स, उसको सिर्फ रूट के लिए यूज़ करते हैं हम। ये क्रेन पिक टाइप होता है, इसका ये एक हैवी वर्जन है। इट इज़ यूज एज अ लीवर टू एलिवेट रूट फ्रॉम द सॉकेट। होल ड्रिल्ड 3 mm deep into the root. Pick is inserted into the hole. Root is elevated using buccal plate as fulcrum. तो ये आपका पिक टाइप एलिवेटर है। इसमें आप जैसे देख रहे हो एपेक्स एलिवेटर्स जिसको कहते हैं, these are delicate to use and to remove small root tips from the socket, क्योंकि जो इनका ब्लेड है वो काफ़ी बड़ा है तो ये एपेक्स तक जाते हैं, इसीलिए इनको एपेक्स एलिवेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज़। फर्स्ट इज़ एलिवेटर्स डिज़ाइन टू रिमूव द एंटायर टूथ। Second, elevators designed to remove the roots broken at the gingival line. Third is elevators designed to remove roots broken off halfway to the apex. Fourth, elevators designed to remove the apical third of the root. Fifth, elevators designed to reflect the mucoperiosteum, जैसे कि periosteal elevators before forceps or extracting elevators are used. तो ये according to use इसका classification है। पूरा दांत निकालना है, एपिकल थर्ड निकालना है, म्यूकोपेरियोस्टियम सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है या फिर रिमूव ब्रोकन रूट्स निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज़ एलिवेटर्स का। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू फॉर्म। फॉर्म मतलब दिखने में, शेप में कैसा है। स्ट्रेट इज़ वेज टाइप, स्ट्रेट एपेक्स जो होता है। सेकेंड इज़ एंगुलर जो कि राइट एंड लेफ्ट होगा आपका। थर्ड इज़ क्रॉस बार, हैंडल एट राइट एंगल्स टू द शैंक। जैसे कि अब आप इसमें देख रहे हो स्ट्रेट एलिवेटर्स हैं। फिर वॉरविक जेम्स आपका एंगुलेटेड है, लेफ़्ट एंड राइट वाला। देन कार्टर है, वो भी लेफ़्ट एंड राइट वाला है। देन आपके ये रूट एलिवेटर्स हैं जो कि विंटर एलिवेटर हैं, राइट और लेफ़्ट ये अलग अलग हैं। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिवेटर्स, देयर आर 3 प्रिंसिपल्स। First is lever principle, second is wedge principle, and third is wheel and axle principle. Lever principle is most commonly used principle. Elevator is lever of the first order. Fulcrum is between effort and resistance. In order to get mechanical advantage, effort arm must be longer than resistance arm. It is used to remove roots. इसके एग्जाम्पल आपके स्ट्रेट एलिवेटर, क्रायर्स एलिवेटर, एपेक्सो एलिवेटर। स्मॉल फोर्स लार्ज मूवमेंट टर्न्स टू लार्ज फोर्स स्मॉल मूवमेंट। जैसे कि ये डायग्राम में अब आप देख पा रहे हैं क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर। क्लास 1 लीवर में हमारा फल्क्रम बीच में है और लोड और एफर्ट ऑपोजिट जा रहे हैं। क्लास 2 लीवर में फल्क्रम हमारा साइडवेज आ गया है, लोड ज़्यादा है, एफर्ट हम आउटवर्ड लगा रहे हैं। क्लास 3 लीवर में फल्क्रम हमारा साइड में ही है, एफर्ट हम बीच में लगा रहे हैं, लोड हमारा साइड में है। अब इसमें दिखा रहे हैं कि जो लॉन्ग आर्म होगी तो हमारा लेस फोर्स लगेगा, लेकिन शॉर्ट आर्म होगी तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमारा जो फल्क्रम है वो कहाँ पे है, तो हमें शॉर्ट आर्म पे ग्रेट फोर्स देना पड़ेगा ताकि आउटवर्ड मूवमेंट हो जाए टूथ की, और लॉन्ग आर्म में हमें लेस फोर्स देना पड़ेगा। तो ये आपका लीवर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है आपका वेज प्रिंसिपल। वेज इज़ अ मूवेबल इंक्लाइंड प्लेन विच ओवरकम्स लार्ज रेजिस्टेंस एट राइट एंगल्स टू द अप्लाइड एफर्ट. Wedge elevator is forced between the root and the bone parallel to the long axis of the tooth. It is used to remove smaller root tips.
Instrument tip should always be as small as or smaller than the root tip. Excessive force should be avoided. Example, Apexo elevator, Cryers elevator. अब वेज प्रिंसिपल में आप देख रहे हैं कि हमें लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ पे यूज़ करना है. वेज एक्सपेंड होगा, स्प्लिट होगा और डिस्प्लेस कर देगा पोर्शन ऑफ सब्सटेंस दैट रिसीव इट. ठीक है, तो आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो कि लॉन्ग एक्सिस पे यूज़ हो रहा है. एक वेज बनाना है बेसिकली. नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल प्रिंसिपल. इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीवर प्रिंसिपल. The effort is applied to the circumference of the wheel which turns the axle so as to raise a weight. Example, crossbar elevators. They can cause the most trauma, that is the fracture of the mandible. As you can see here, यहाँ पे हमने उसको एंगेज किया एलिवेटर को और फिर एक व्हील एक्शन के अंदर हमने एक एक्सल एक्शन देके उसको निकाला. जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो कि उसको इनवर्ड किया, वो आउटवर्ड पुश कर देगा वेट को, लेकिन इट कैन कॉज द मोस्ट ऑफ द ट्रॉमा जो कि किसी भी एलिवेटर से होता है. तो इट कैन फ्रैक्चर द मैंडिबल एज वेल, तो इसको बहुत कॉशियसली यूज़ करना चाहिए. नाउ कम्स पेशेंट प्रोटेक्शन. Elevators produce a great multiplication of force when in use. Principles to be applied in protection. His jaws must be supported to prevent the dislocation of mandible क्योंकि force इतना ज़्यादा होगा. Other tissues in oral cavity must be protected against potential tissue damage, that is accidental slipping and plunging of the point of elevator in adjacent or distal soft and hard tissues. क्योंकि जोस को सपोर्ट मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैंडिबल ही डिसलोकेट हो सकता है. प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छे से आप उसको कंट्रोल कर सकें, वो स्लिप और प्लंज ना हो, किसी को उस जगह पे आपके ना लग जाए. जब हम वेज टाइप एलिवेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है द प्लेसिंग ऑफ फिंगर्स बक्कली लेबियली एंड लिंगुअली गिव्स ऑपरेटर इमीडिएट इन्फॉर्मेशन वेदर और नॉट प्रेशर इज़ बीइंग क्रिएटेड ऑन एडजेसेंट टीथ विच आर नॉट टू बी एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, तो साथ वाले का प्रेशर भी पता चल जाएगा. Adjacent teeth should never be used as fulcrums unless they are to be extracted as well. नहीं तो वो भी आप मोबाइल कर दोगे, वो भी निकल जाएगा. This position also means that if the working point of elevator slips, it will affect the operator's finger rather than the patient surrounding soft tissue, nerves and blood vessels. मतलब कि आपको भी काफ़ी हार्म हो सकता है, इसीलिए आपने पूरा कंट्रोल करके एलिवेटर को यूज़ करना है. ऐसे नहीं कुछ भी प्रेशर लगा देना, कहीं पे भी फोर्स लगा देना, साथ वाला दांत भी निकल सकता है. तो काफ़ी कॉशियसली आपको एलिवेटर्स को यूज़ करना है. ओके, नाउ एलिवेटर्स दैट आर इन कॉमन यूज़ जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं. अपेक्सो एलिवेटर, पेरियोस्टल एलिवेटर तो बहुत ही ज़रूरी है टू रेज द म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप. मिलर्स एलिवेटर, क्रायर्स एलिवेटर, विंटर्स क्रॉसबार, कूपलैंड एलिवेटर, पोर्ट्स एलिवेटर एंड वॉरविक जेम्स जिसको हम हॉकी स्टिक पैटर्न भी कहते हैं. अब देखते हैं अपेक्सो एलिवेटर. अपेक्सो एलिवेटर में हम लीवर और वेज प्रिंसिपल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं. ये बायएंगुलेटेड होते हैं, शार्प स्ट्रेट वर्किंग टिप होती है इनकी. दे आर पेयर्ड लाइक लेफ्ट एंड राइट आपको मिलेगा. दे आर यूज टू रिमूव द रूट टिप फ्रॉम द सॉकेट and they are used first as a wedge to dislodge the root tip and then as a lever to remove it from the socket. पहले wedge से हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे and then हम इसको लीवर की तरह रिमूव कर देंगे. अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका अपेक्सो एलिवेटर है. इसमें डिफरेंट ब्लेड्स और टिप्स आते हैं, देख सकते हो. अपेक्सो में डिफरेंट इनके नंबर हैं और मिलर्स अपेक्सो हो गया आपका, वो भी अलग अलग तरह से कर्व्ड है. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ आपके अपेक्सो एलिवेटर्स हैं. नंबर 301 स्ट्रेट अपेक्सो एलिवेटर्स. दे आर प्राइमरी यूज्ड ऑन मैक्सिला, अपर सेंट्रल और लेटरल कस्पेड और बाइकस्पेड हैज़ फ्रैक्चर्ड एट जिंजाइवल लाइन. तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड एज अ वेज. आप देख सकते हो 2 हैंड ब्रेक, एंगल लेफ्ट, अपेक्सो एंड सेरेटेड, इसमें ये 3 आते हैं स्ट्रेट अपेक्सो एलिवेटर्स में. नेक्स्ट इज़ आपका
जो नंबर 4 एंड नंबर 5 आपके अपेक्सो एलिवेटर्स राइट एंड लेफ्ट ऑन द मैंडिबल वाले आते हैं, उसमें ब्लेड इज़ एट द 45 डिग्रीज टू द हैंडल. इट इज़ यूज्ड एज अ वेज, मे बी used on all lower teeth with fracture occurring at gingival line. Mucoperiosteum is first reflected with the periosteal elevator. Next is double apexo elevator technique. Number 4 apexo elevator in the left hand, number 5 apexo elevator in the right hand. Place points of both in against the root on opposite surfaces and using both elevators with lever pressure occlusally elevate root to the surface. Double elevators and the preceding techniques are used in lower cuspids, bicuspids, centrals, lateral incisors and lower molars. फिर आता है आपका पेरियोस्टियल एलिवेटर्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायल्स म्यूकोपेरियोस्टियल एलिवेटर और नंबर 9 मोल्ड्स पेरियोस्टियल एलिवेटर. इट इज़ यूज टू raise gingival tissue at cervical region which is to be detached for the extraction of tooth, reflecting mucoperiosteum away to prevent it being crushed as fulcrum is bone. ठीक है. सेकेंड एंड्स, 2 एंड्स होते हैं इसके. शार्प पॉइंटेड एंड टू रिफ्लेक्ट द डेंटल पेपिला, ब्रॉडर फ्लैट एंड इज टू एलिवेट टिश्यू फ्रॉम द बोन. एंड 3 मेथड्स टू रिफ्लेक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज. पॉइंटेड एंड यूज्ड इन prying motion to elevate soft tissue, most commonly used to elevate dental papilla from between teeth. Push stroke, broad ends pushed under flap to separate periosteum from bone, and pull stroke tends to tear tissue if not careful. तो इसके 2 एंड्स होते हैं. एक शार्प पॉइंटेड एंड होता है जो डेंटल पेपिला को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है. एक ब्रॉडर फ्लैट एंड होता है जो कि टिश्यू को बोन से एलिवेट करने के लिए होता है. पॉइंटेड एंड को हम डेंटल पेपिला के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन पुश स्ट्रोक एंड पुल स्ट्रोक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे टिश्यू टियर हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो दिस इज़ पेरियोस्टियल एलिवेटर. अब ये जैसे कि आपको इसमें दिख रहे हैं, एक है 2 हुरिंगन, नेक्स्ट इज़ 9 मोल्ड्स पेरियोस्टियल एलिवेटर, देन इज़ बूज़र. तो ये तीनों अलग अलग दिखते हैं और आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यूज़ ऑफ क्रॉसबार एलिवेटर्स ऑन द मैंडिबल. Crossbar elevators are used on the mandible for removing molar roots fractured at or below the gingival line, fracture of crown or split roots after a groove has been cut, to loosen teeth, or for removal of impactions. अब आप ये देख रहे हो, ये मिलर्स और पोर्ट्स एलिवेटर्स हैं और ये ऐसे दिखते हैं जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहे हैं. नेक्स्ट इज़ क्रायर्स एलिवेटर. इट यूजेस लिवर, वेज, व्हील एंड एक्सल तीनों प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं. इसका इट इज़ अ स्ट्रेट एलिवेटर. एक ट्रायंगुलर ब्लेड होता है. वर्किंग टिप इज़ एंगुलेटेड विद वन कन्वेक्स एंड अनदर फ्लैट सरफेस. ये राइट एंड लेफ्ट में आपका आता है और इसमें तीनों प्रिंसिपल्स का हम यूज़ कर सकते हैं. इसके यूजेस रहते हैं. दे आर यूज फॉर रिमूविंग रूट स्टम्प्स ऑफ मैंडिबुलर मोलर्स. When one root is removed and the other wali left behind, when both root present but one is fractured at a lower level than other, or when furcation is intact, तब हम इसका यूज़ करते हैं. Then is Winter's crossbar elevator, shank at the right angle to the angle. Working tip almost similar to Crier's elevator except that it meets the shank at a greater angle. यूज़ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल मोलर रूट्स. आप इसमें देख रहे हो कि इसमें फोर्स काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए इसको कॉशियसली यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कूपलैंड एलिवेटर. इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड. 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3. टाइप 3 की वाइडेस्ट ब्लेड होती है. ब्लेड हैज़ अ कनकेव सरफेस ऑन द साइड विच फेसेस द टूथ, and sometimes the blade can be at an angle to the shank. It is placed parallel to the long axis of the roots between the socket walls and the roots and worked towards the apex. Next is Warwick-James elevator or hockey stick pattern. Resemble hockey stick. Blade is straight and at an angle to the shank.
Blade has convex and flat surface. Flat surface is working and has transverse serrations on it for better contact with root stumps. Next is Tobey's technique. Only condition when adjacent tooth is used as a fulcrum and it is used during multiple extractions. अब लास्ट में जब हम कंक्लूड करेंगे तो यही बोलेंगे कि एलिवेटर्स शुड बी यूज्ड विद कॉशन. Excessive forces damage or displace the adjacent teeth. It must be kept in mind that this is the initial step in extraction process and that forceps is the major instrument for tooth luxation and removal. सिर्फ एलिवेटर पे ही आपको डिपेंड नहीं होना है, आपको फोर्सेप्स भी यूज़ करनी है. काफ़ी कोशियसली यूज़ कीजिए, एक्सेसिव फोर्सेस मत लगाइए, स्लिपेज का ध्यान रखिए, प्लस साथ वाले दांत को बचा के रखिए, कंट्रोल में रखिए एंड इट इज़ ऑल गुड. एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. कुछ भी अगर आपको दिक्कत है या कोई आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें. ओके, गुड लक. मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए. बाय.